स्वागत है आप सभी का। हम सभी यूपी जीडीसी की परीक्षा जो लिखित परीक्षा होने वाली है, उसके कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके उत्तरों के प्रारूप क्या हों, कौन-कौन सी बातें हमें शामिल करनी हैं अपने उत्तर लेखन में, वो सभी हम इन क्लासेस के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे यूपीएससी के वैकल्पिक परीक्षा में या विश्वविद्यालयों में जो यूजी और पीजी के पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम लगा हुआ है, वहाँ पर जब आदिकाल से प्रश्न पूछे जाते हैं तो कौन-कौन से एरिया हैं जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है या किन-किन बिंदुओं पर आदिकाल में प्रश्न बनते हैं। सबसे हॉट टॉपिक्स या जिसे सबसे चर्चित टॉपिक्स कह सकते हैं, वो कौन-कौन से हैं? वो पहले हमें देख लेना होगा और धीरे-धीरे हम क्रम से इन्हीं सब पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। जैसे आदिकाल से संबंधित जो पहला ही प्रश्न बनता है, वो होता है आदिकाल का नामकरण। आदिकाल के नामकरण पर जो नामकरण संबंधी विवाद चर्चित होते हैं, उनके विषय में कि आदिकाल हो या वीरगाथा काल हो या किसी ने कोई अन्य नाम सुझाया हो, तो उस पर क्या विवाद है और निष्कर्ष रूप में कौन-सा नाम एक तरह से सर्वमान्य रूप से स्वीकृत होता है। तो ऐसे विवाद जो हैं आदिकाल के नामकरण वाले, वो पहले बिंदु पे आते हैं। उसके बाद वीरगाथा काल जो शुक्ल जी ने नाम सुझाया आदिकाल के लिए, उसकी अवधारणा क्या है? क्या कहते हुए शुक्ल जी वीरगाथा काल को स्थापित करते हैं, उस अवधारणा पर प्रश्न बनते हैं। फिर सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जिस तरह से इसकी महत्ता को आदिकाल के अंतर्गत स्थापित किया, तो सिद्ध और नाथ साहित्य में भी तुलनात्मक रूप से या इनके मतों के विषय में, इनके आचार विचार के विषय में प्रश्न बनते हैं। ठीक है? इसके बाद जैन साहित्य, रासो साहित्य का संक्षिप्त परिचय के रूप में रासो साहित्य से क्या तात्पर्य है, किस शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई है, ये सारे पॉइंट्स ये इम्पोर्टेंट प्रश्न के रूप में है। इससे प्रश्न जो लघुत्तरीय प्रश्न आपके होंगे जो 125 शब्दों वाले, उनमें ये पूछा जा सकता है रासो साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए या रासो साहित्य का संक्षिप्त परिचय देते हुए पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता का विवेचन कीजिए। तो ये दोनों पॉइंट एक में हो जाते हैं, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और पृथ्वीराज रासो साहित्य का परिचय। फिर आता है नंबर किसका? विद्यापति का मूल्यांकन। विद्यापति श्रृंगारिक कवि हैं या भक्त कवि हैं, इसका जो प्रामाणिक विवेचन करने की बात या तार्किक विवेचन करने की बात होती है, इससे संबंधित प्रश्न बनता है। ठीक है? इसके बाद आदिकालीन हिंदी साहित्य की भाषा से संबंधित प्रश्न बनता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना होगा। फिर आता है आदिकालीन साहित्य की उपलब्धियां और उसकी सीमाएं क्या है, और एक बात इसी में और आप जोड़ सकते हैं, प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियां, आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां। तो हमने प्रवृत्तियों के विषय में बात की हुई थी अपनी पिछली क्लास में, अगर आपने पूरा देखा होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ये ऐसे बिंदु हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है आदिकाल से। ठीक है? आदिकाल से जो भी प्रश्न बनेगा, पूरे जो उम्मीद है, जो संभावना होती है, वो इन्हीं प्रश्नों में से, इन्हीं पॉइंट से बनता है। ठीक है? तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। जिस भी पुस्तक का आप लोग अध्ययन कर रहे हो प्रामाणिक ढंग से, उनमें इन बिंदुओं पर जब भी आपको कोई पॉइंट मिल जाए, जब भी आपको कोई अच्छा एक कोई कथन मिल जाए जिसके आधार पे आप इन बातों को लिख सकते हैं, उन्हें अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करें। और मैं बार-बार कहता भी हूँ कि जब आप लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपना एक नोट्स तैयार करना ही होगा। वो इसलिए कि आप क्लासेस के साथ में जो बातें देख रहे हैं कि हमें कैसे लिखना है और उत्तर की सीमा कैसे हमें तलाशनी है, कि उत्तर जो 125 शब्द में है, 200 शब्दों में है, हम जब उसे लिखने लगें तो हमारी हैंड राइटिंग में वो कितने पेज में जाता है। तो ये 2-3 बातें जब आप ध्यान में रख के अपना नोट्स तैयार करते हैं, तो परीक्षा से 15 दिन पहले आप अपने नोट्स को रिवाइज़ करेंगे। और ये नोट्स ऐसे नहीं है कि आपको बहुत कठिन पड़ेंगे, आप रोज़ ही जो पढ़ें इनसे संबंधित उन्हें एक जगह नोट डाउन करते जाएं। पॉइंट के रूप में भी आप अगर नोट डाउन करेंगे तो आपको पता होगा कि आदिकालीन साहित्य के नामकरण के विषय में मैंने 4 बातें पढ़ी हैं। उन्हीं 4 बातों के आधार पर आप अपना
उत्तर लिख सकते हैं। तो बहुत सतर्क और बहुत अभ्यास, गंभीर अभ्यास के साथ आप लोग बेहतर लिखने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे अगर देखें हम एक प्रश्न देखें, विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारिक कवि? विवेचन कीजिए। अब यहाँ विवेचन करना है। विवेचन से तात्पर्य है कि एक नपा तुला एक अनुमान, जो अलग अलग आलोचकों ने कुछ कहा हो, विद्वानों ने कुछ बताया हो, तो उसका एक संयोजन, सबकी चर्चा करते हुए एक निष्कर्ष के रूप में आप अपना मत लिख सकते हैं। तो विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारिक कवि हैं, इस पे काफ़ी विवाद है, और उन विवादों के पीछे कौन से तर्क दिए जाते हैं, क्या स्थापनाएं हैं, हम उनका उल्लेख करते हुए अपना कोई एक पक्ष, भक्त कवि हैं या श्रृंगारिक, वो प्रकट कर सकते हैं। जैसे हम लिखना चाहें जब उत्तर, तो देखिए कैसे लिख सकते हैं कि विद्यापति के पदों का आधार क्या है? राधा कृष्ण। यानी अपने पदों में वे जब भी कोई पद की रचना करते हैं तो उसके आधार के रूप में राधा कृष्ण विद्यमान होते हैं। वो प्रेम की अभिव्यक्ति हो या अगर भक्ति जैसा कोई रहस्यवाद की भावना हो रही हो, वो सारी बातें राधा कृष्ण को केंद्र में रख करके ही लिखी गई है। तो पदों का आधार राधा कृष्ण है, किंतु इस आधार पर उनके काव्य में वर्णित मांसल प्रेम को भक्ति काव्य के अंतर्गत मानना उचित नहीं प्रतीत होता है। ये बात आप जब बच्चन जी की पुस्तक पढ़ेंगे, डॉक्टर बच्चन की, तो बच्चन जी ने ये बातें लिखी हुई हैं। उन्होंने कहा कि विद्यापति ने राधा और कृष्ण को आधार तो बनाया है, लेकिन केवल राधा कृष्ण को आधार बना लेने मात्र से उनका काव्य भक्ति काव्य के अंतर्गत नहीं आ जाता, बल्कि उसमें मांसल प्रेम की अभिव्यक्ति है। मांसल प्रेम से तात्पर्य है कि सांसारिक और लौकिक किस्म का जो प्रेम होता है, जिसमें इंद्रियोत्तेजक प्रेम हो, यानी अपरूप की बात जो विद्यापति करते हैं, अपरूप, अपूर्व रूप। अपूर्व रूप क्या करता है? कामदेव की श्रेणी में आता है, तो उसे मांसल प्रेम के अंतर्गत बताया है बच्चन जी ने। तो कह रहे हैं कि राधा कृष्ण उसका आधार जरूर हैं, किंतु उनके काव्य में वर्णित मांसल प्रेम को भक्ति काव्य के अंतर्गत मानना उचित नहीं प्रतीत होता। अब ये बात यहाँ से हमें जानकारी में है, हमने यहाँ पे लिखा। अब इसके बाद देखते हैं शुक्ल जी ने जो कहा है, वो बहुत चर्चित है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनके पदों की तुलना गीत गोविंद से करते हैं, या उन्होंने गीत गोविंद से उनकी तुलना की है, जो कि आध्यात्मिक न होकर श्रृंगारिक है। ठीक है, तो गीत गोविंद से जब तुलना किया विद्यापति के काव्य का, और ये कहा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर कोई भी अगर गीत गोविंद के पदों को रहस्यवाद या भक्ति काव्य के अंतर्गत मान लेता है, तो विद्यापति को भी उसी तरीके से मानेगा। लेकिन वे कह रहे हैं कि गीत गोविंद जो है वो आध्यात्मिक न होकर श्रृंगारिक है, और जब ये श्रृंगारिक है तो विद्यापति पर अगर प्रभाव है गीत गोविंद का, तो वो भी श्रृंगारिक होगा। उन्हें कृष्ण भक्तों की परंपरा के अंतर्गत भी नहीं मानते शुक्ल जी। साफ लिखते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा के अंतर्गत भी नहीं रखा जा सकता। तो यहाँ हमने देख लिया कि सीधे सीधे शुक्ल जी ने अलगा दिया, कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं रख सकते। बच्चन जी कह रहे हैं कि मांसल प्रेम की अभिव्यक्ति है, भले राधा कृष्ण आधार के रूप में है। तो हम यहाँ पे इन्हीं तथ्यों के आधार पे विवेचन कर रहे हैं। ठीक है, बच्चन सिंह लिखते हैं कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। ये कथन ही है बच्चन जी का कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। आप चाहें तो इसको सीधे सीधे कोट के रूप में लिख सकते हैं, कोटेशन बना करके, कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य बच्चन जी श्रृंगारिक बताते हैं, और कहते हैं कि अगर इसे हम आध्यात्मिक मान लें तो खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहा जा सकता है, जो कि आध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि उनके पदों में इंद्रियोत्तेजक चित्र खींचे गए हैं। अगर भक्ति काव्य होता तो भक्ति में जो दास्य की भावना होती है, दास्य भक्ति की भावना होती है, वो होता, लेकिन विद्यापति के पदावली में और पदों में इंद्रियोत्तेजक, इंद्रियों में उत्तेजना पैदा करने वाले चित्र खींचे गए हैं, इसलिए श्रृंगारिक किस्म का ही ज्यादा होगा, भक्ति का नहीं। इसके विपरीत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
पदावली की चर्चा करते हुए विद्यापति को भक्त कवि कहते हैं। यानी हमने एक विपरीत मत को भी यहाँ पर बता दिया कि ऐसा नहीं है कि बच्चन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कहते हैं वही सही है। इसके विपरीत हजारी प्रसाद द्विवेदी पदावली की चर्चा करते हुए विद्यापति को भक्त कवि कहते हैं। लेकिन इन तथ्यों के आधार पर हम विद्यापति के काव्य में श्रृंगारिकता और यौवनोन्माद का पक्ष ही उभरता हुआ देखते हैं, जिससे उन्हें भक्त कवि कहना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः विद्यापति का मूल्यांकन श्रृंगारिक परंपरा के कवियों के अंतर्गत करना ही उचित सिद्ध होगा। तो यहां से हम अपनी बात को इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि अंतिम की एक दो पंक्तियों में सारांश के रूप में, निष्कर्ष के रूप में आपकी बातें आ जाएं। तो हमने यहाँ पर शुक्ल और बच्चन के आधार पे विपरीत मत के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी का बता दिया, और श्रृंगारिक और यौनोन्माद ये बात जो है वो बच्चन जी की पुस्तक के आधार पे है। तो हमने इसे कहते हुए ये दिखा दिया कि बच्चन जी मान रहे हैं कि स्थापत्य जो उनकी कविता का क्या है, श्रृंगारिकता, इसलिए ये भक्ति काव्य के अंतर्गत नहीं विवेचित हो सकता। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एक प्रारूप भक्तिकालीन विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारिक, उसके रूप में देख लिया। तो ये 125 शब्दों के आसपास है। इसमें आप लोग कुछ बढ़ा घटा के अपने नोट्स में बना सकते हैं, ताकि अगर इन बातों में से कोई एक बात अगर स्लिप हो जाए तो आपने अगर अतिरिक्त तथ्य के आधार पे 2-3 पॉइंट अगर बना रखे हैं तो वो आप उसमें सम्मिलित करके 125 शब्दों का उत्तर बना लें। ठीक है, अब जैसे देखते हैं एक प्रश्न और, रासो काव्य परंपरा का संक्षिप्त परिचय दीजिए 200 शब्दों में। अब चूंकि ये 200 शब्द वाला प्रश्न दीर्घोत्तरीय के रूप में यहाँ पे डिसाइड किया गया है, तो इसको संक्षिप्त न कह के क्या कह देंगे, विस्तृत भी कह सकते हैं, लेकिन इसके विस्तृत होने की सीमा 200 शब्द ही होगी। ठीक है, तो आप इसे चाहे संक्षिप्त के रूप में खुद समझ के लिख लें या 200 शब्द वाले दीर्घोत्तरीय प्रश्न के रूप में इसे विस्तृत विवेचन कर लें, लेकिन लिखना 200 शब्दों में ही है। थोड़ा सा विस्तार आ जाता है 125 शब्दों वाले से। तो इसे हम देखेंगे कि रासो काव्य परंपरा क्या है, उसका संक्षिप्त एक परिचय हमें देना है। तो इसमें लिख सकते हैं कि रासो काव्य परंपरा हिंदी साहित्य के आदिकाल, अगर आप ये समय सीमा न भी लिखें तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपको सटीक जानकारी है तो आप लिख सकते हैं कि रासो काव्य परंपरा हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख साहित्यिक धारा है, जो मुख्यतः वीर रस प्रधान चरित काव्यों से जुड़ी है। वीरतापूर्ण जो चरित काव्य हैं उनसे जुड़ी हुई है रासो काव्य परंपरा। यह परंपरा राजपूत शासकों की वीर गाथाओं, युद्ध वर्णनों एवं ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है, जिसमें लोक भाषा का प्रयोग होता है। हमने अपनी जो ऑब्जेक्टिव क्लास भी थी सुबह हमने पढ़ाई हुई है, उसमें भी हमने दिखाया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 12 पुस्तकों के आधार पर आदिकाल का नामकरण करते हैं या आदिकाल के लक्षण का निरूपण करते हैं, जिसमें 4 पुस्तकें साहित्यिक हैं और 8 पुस्तकें जो हैं वो देश भाषा काव्य हैं। तो देश भाषा काव्य का मतलब लोक भाषा काव्य, जिसमें रासों की कई सारी रचनाएं आ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें वीरगाथाओं, युद्ध वर्णनों, ऐतिहासिक घटनाओं पर ये आधारित होते हैं। लोक भाषा का इसमें प्रयोग होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों ने इस परंपरा को हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण माना है, किंतु उनके मतों में कुछ भिन्नताएं हैं। आचार्य शुक्ल का मत है, जो उनके हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक में आया है, कि रासो काव्य को आदिकाल की मुख्य प्रवृत्ति माना जा सकता है तथा इस काल को वीरगाथा काल नाम उन्होंने दिया। उनके अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से हुई है। अब ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी आप इस बात को पढ़ते हैं कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से कौन मानता है, आचार्य शुक्ल, जिसका अर्थ रसपूर्ण वर्णन। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पे बता रहे हैं कि संक्षिप्त परिचय हो गया, कैसे कैसे वीरगाथाओं का, युद्धों का वर्णन, ऐतिहासिक घटनाओं, कल्पना और कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित रचनाएं लिखी जा रही थी। यह परंपरा युद्ध एवं वीरता के गान से जुड़ी है, जो मुस्लिम आक्रमणों के काल में राजपूतों की पराजय भावना से उपजी है। रासो ग्रंथों में वीर रस की प्रधानता है,
किंतु ऐतिहासिक प्रामाणिकता का अभाव है। ये बात आप अगर मेंशन कर देते हैं तो यहाँ से एक बात पक्की हो जाती है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर सवाल उठे हैं, प्रामाणिकता अप्रामाणिकता पर सवाल उठे हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि आपने उस बात को भी ध्यान रखा हुआ है रासो काव्य का वर्णन करते हुए, उसके बारे में परिचय देते हुए, कि वीर रस की प्रधानता है किंतु ऐतिहासिक प्रामाणिकता का इसमें अभाव है। श्योर नहीं कह सकते कि जो तथ्य, जो संवत, जो घटनाएं आई हैं वो प्रामाणिक हैं। इसी पर तो पृथ्वीराज रासो पर विवाद उठता है। ठीक है। शुक्ल जी रासो साहित्य को लोकप्रिय काव्य मानते हैं, जिसमें दोहे, सोरठा, चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रमुख रासो ग्रंथ जैसे पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, हम्मीर रासो आदि को वे आदिकाल की साहित्यिक उपलब्धि बताते हैं। ठीक है, जो फारसी इतिहास से भिन्न लोक कल्पना पर आधारित है। और इनमें जो कथाएं वर्णित हैं इनके विषय में कहा गया है कि लोक में, भारतीय जनमानस के लोक में प्रचलित जो कथाएं थी, जो कहानियां थी, वो धीरे धीरे एक राजाओं के शौर्य गाथाओं में भी धीरे धीरे आने लगी, उनके वीरता और पराक्रम के विषय में आ रही थी। तो ये लोक कल्पना पर भी आधारित है। उनके मत में यह परंपरा सिद्धनाथ एवं जैन साहित्य से अलग है। ठीक है, लौकिक वीरता पर केंद्रित है, जो हिंदी की प्रारंभिक काव्य भाषा को आकार देती है। और इन्हीं रासों वाली रचनाओं ने, इनमें जो भाषा प्रयोग की गई है, यहीं से हिंदी भाषा का विकास होता है, हिंदी भाषा का एक प्रारूप निर्मित होता है। तो ये रासो काव्य परंपरा का एक संक्षिप्त परिचय हो गया। आप चाहें तो अपने अनुसार इसका उत्तर लिख सकते हैं, और इसमें कुछ और रचनाओं के नाम, जैसे हमने यहाँ पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, हम्मीर रासो, इनका अगर यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। इसके अलावा आप और भी रचनाओं के नाम दे सकते हैं कि ये रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत की रचनाएं हैं। अब यहाँ से जो ध्यान देने वाली बात है कि जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो रासो शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में एक दो मत बताएंगे कि शुक्ल जी ने रसायन से, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से, इस तरह माना हुआ है। तो आपको ये बात मेंशन करनी है, केवल शुक्ल जी के मत को नहीं, बल्कि एक दो आलोचकों के मत अगर आपको पता है रासो शब्द की व्युत्पत्ति के, तो आप 1 से 2 लाइन में इन बातों को लिख देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखना है। दूसरे, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता वाले सवाल को भी इसमें शामिल करना है कि रासो साहित्य, इसकी जो प्रामाणिकता है, जो ऐतिहासिकता है, इसे श्योर नहीं कहा जा सकता, या इसे पूरी तरह से नहीं सिद्ध किया जा सकता कि ऐतिहासिक घटनाओं पर ही आधारित है। इनमें कल्पना का योग भी है, क्योंकि प्रामाणिकता अप्रामाणिकता का यहाँ से जो सवाल उठता है वो इसी बात पर उठता है। तो अपने उत्तर लेखन में इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखते हैं तो एक बेहतर उत्तर हो सकता है। संभव है कि आप किसी अन्य पुस्तक का, या जिस भी पुस्तक का आप अध्ययन कर रहे हो वो और बेहतर ढंग से आप उसका अध्ययन कर रहे हो, तो आप कुछ और महत्वपूर्ण बातें इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि उत्तर लेखन एक कला है। उत्तर लेखन एक कला होती है, और वो कला आपकी जानकारियों के अनुसार मूर्त रूप लेता है। तो आप अपनी जानकारियों को समृद्ध रखें, जानकारियों को पुख्ता रखें, और उसी आधार पर प्रश्नों को समझते हुए उसका उत्तर लिखेंगे तो बेहतर लेखन हो जाएगा। उम्मीद है इससे आपको इन दोनों प्रश्नों पर एक आइडिया लगा होगा कि कैसे इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो हमारे पास समय पर्याप्त है, आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस करनी होगी इन सारे प्रश्नों पर। तो जो पिछली क्लास के 2 प्रश्न हमने चर्चा किया, उन 2 प्रश्नों पर, उन प्रश्नों को एक जगह नोट करिए, और इन दोनों प्रश्नों को भी नोट करिए एक जगह पर, और खुद से देखिए कि आप जब लिखते हैं तो आपकी जानकारी क्या कहती है इन प्रश्नों के उत्तर लिखते वक्त। फिर आप इन दोनों, अब यहाँ जो क्लास का उत्तर है और अपने उत्तर को मिलान करें, देखें कि कौन कौन से पॉइंट्स हमने शामिल किए, कौन कौन से पॉइंट्स हमें क्लास से मिले, तो एक अच्छा प्रारूप आपके पास तैयार हो जाएगा। तो हम आदिकाल के बाकी बचे हुए भी पॉइंट्स पर एक एक प्रश्न देखेंगे जो यहाँ पर है। जैसे वीरगाथा काल की अवधारणा पर एक प्रश्न हम देखेंगे कैसे बन सकता है, जैन, नाथ और सिद्ध साहित्य पर कैसे प्रश्न बनेगा वो देखेंगे, आदिकाल की भाषा पर एक प्रश्न देखेंगे, और एक पॉइंट इसमें हम आगे और जोड़ेंगे अमीर खुसरो के काव्य पर।
अमीर खुसरो के काव्य और उनकी काव्य भाषा के ऊपर भी एक पॉइंट जोड़ेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक इन प्रश्नों को एक जगह नोट करके खुद से लिखने का प्रयास भी करें। नमस्कार।